सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्क्स अप। तो आज हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे नीट 2022 के लिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा चैप्टर होगा? वेक्टर्स होगा। ये कोर्स हमारा फुल कोर्स तो होने वाला है, लेकिन एक स्मार्ट वे में होने वाला है। मतलब इतनी सारी चीजें पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर भी कर सको और आपको कम पढ़ना भी पड़े। और पढ़ने से पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होता है सेल्फ बिलीफ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि भाई पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो एग्जाम का डर होता है ना, उनको डुबा देता है। तो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर में आपसे यही बोलना चाहूंगा कि जो सेल्फ बिलीफ का पावर होता है ना, सेल्फ बिलीफ इज वेरी पावरफुल। खुद पर विश्वास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे ये अपने आप को समझते होंगे, ये अपने आप को बोलते होंगे कि मेरी फिजिक्स तो बहुत वीक है, तो कितना भी होगा तो एक साल में मैं 100 नंबर ले आ पाऊंगा, मैं 50 नंबर ले आ पाऊंगी, मैं 140 नंबर ले आ पाऊंगा। अरे भाई, आप 180 में 180 ला सकते हो, आप 170 ला सकते हो, आप 160 ला सकते हो। क्या करना है आपको? ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ खुद पर विश्वास रखना है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। सबसे पहले तो यार पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, खुद पर विश्वास करना होता है, एक अच्छी सोच रखनी होती है। याद रखना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ये बातें आपको भले अभी ना समझ में आए, लेकिन बाद में पक्का क्लिक करेंगे कभी ना कभी दिमाग में। हर कुछ एक अच्छे रीजन के लिए होता है, बुरा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। तो एक अच्छी सोच रखो, एक अच्छा माइंडसेट रखो कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आखिरी साल में इस बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, इस बार उसको रिपीट नहीं करूंगी। और एक अच्छी सोच के साथ और एक अच्छी मेहनत के साथ, एक अच्छी लगन के साथ मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर लाएंगे और पक्का ले आओगे भाई। ठीक है, फिर कीप स्माइलिंग एंड कीप मूविंग। एक छोटी सी मुस्कान हमेशा चेहरे पे रखना और हमेशा चलते रहना। ये नहीं कि 2-3 चैप्टर का बैकलॉग आ गया तो इसको कैसे कवर करें। मैं हालांकि सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो यूट्यूब पे तो आपको पता होगा। मुझे पता है सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। अगर आप बच्चे को गाइड ही नहीं कर रहे हो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, सारा पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं बीच बीच में जो चीजें आपको बताऊंगा उसको भी हमेशा गौर करते रहना और अपने लाइफ में उतारना। हाँ, और एक चीज और बता देता हूं, फिजिक्स में रातों रात को एक्सपर्ट नहीं हो जाता कि वेक्टर्स पढ़ लिए सर एक्सपर्ट तो हुए ही नहीं, सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। फिजिक्स टेक्स टाइम। अगर फिजिक्स को इंप्रूव करना है तो प्रैक्टिस चाहिए लगातार। और ये नहीं कि 2 चैप्टर प्रैक्टिस कर लिए, वेक्टर्स प्रैक्टिस कर लिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस कर लिए तो हो गया काम। ना भाई, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स धीरे धीरे इंप्रूव होती है। कभी कभार तो पूरा क्लास 11th ले लेगा तुमको। कहने का मतलब क्लास 11th का पूरा टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, पूरे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, तब जाके आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य रखना, समय के साथ साथ चीजें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। और प्यार और मोहब्बत से सब कुछ समझेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। कंडीशन क्या है? नोट्स अच्छे से बनाना, पीडीएफ के नोट्स को फॉलो मत करना। आपको नोट्स लेक्चर के साथ साथ देखते देखते बनाना, ये नहीं कि बस सुन रहे हैं। और देखना है लेक्चर तो बैठ के देखना है। बोलो झमाझम। और स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। एक एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। एकदम बच्चे के लैंग्वेज में फिजिक्स आपकी पूरी आसान हो जाएगी। पढ़ते हैं वेक्टर्स। चलो, आप देख सकते हो कि आपको स्क्रीन पे एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ये देखो, दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे, मान लो कि ये, मान लो उसका नाम क्या है, ठोनू, तो ये ठोनू जी कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो कि मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ तो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं। ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो ये अगर आप बोल दोगे कि ये 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ तो रहा है और साथ ही साथ
ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज कितनी तेजी से जा रहा है या फिर कितना है और किस डायरेक्शन में है, अगर आपने ये दोनों चीज बता दी तो इसका मतलब आप एक वेक्टर के बारे में बता रहे होते हो। जैसे आप जन्म लेते हो ना तो आपका नाम सोनू मोनू ठोनू रख दिया जाता है, वैसे ही फिजिक्स वालों ने क्या सोचा कि ऐसी क्वांटिटी के बारे में हम लोग पूछते हैं जहां पे वो कितना है या फिर कितनी तेजी से चल रहा है, उसके साथ साथ ये भी बता दिया जाए कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग एक नामकरण दे देंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर्स। तो समझ में आया वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये आदमी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ तो रहा है, तो कितनी तेजी से दौड़ रहा है ये तो तुमने बता दिया, लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया ना भाई कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कोई XYZ पर्सन ये अगर बोले कि मुझे जरा प्लीज ये भी बता दो कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको डायरेक्शन बतानी होगी ना। तो जहां तुमने डायरेक्शन बता दिया फिजिक्स में, फिजिक्स वाले ने उन्होंने क्या नाम दे दिया, उसे वेक्टर्स नाम दे दिया। इसको बोलते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ना है, वो एकदम प्यार मोहब्बत से समझते हैं। सबसे पहली चीज वेक्टर से पहले, स्केलर क्या होता है। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इस स्केलर क्वांटिटी को हम लोग स्केलर भी बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि स्केलर क्वांटिटी और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों सेम ही चीजें होती हैं भाई। स्केलर क्वांटिटी बोल लो या फिर सिंपली स्केलर बोल लो, ये क्या होता है? सर अभी आपने प्यार मोहब्बत से बताया था कि एक आदमी है ठोनू, वो दौड़ रहा है 1 किलोमीटर के स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर किसी ने पूछा इस आदमी के बारे में और तुमने बताया बस इतना कि ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तुमने ये बताया ही नहीं कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये तुमने नहीं बताया। तुमने बस बताया कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो कितने स्पीड से मूव कर रहा है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो कोई चीज कितना है या फिर कितनी तेजी से चल रहा है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। तो अगर तुमने किसी भी चीज के बारे में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया तो आपने क्या बताया? आपने स्केलर बताया। ठीक है, जैसे अगर मैं मास की बात करूं, मास, तो मैंने बोला कि मैंने क्या लिया, मैंने शुगर लिया, और शुगर मैंने कितना लिया? 5 केजी लिया। तो शुगर कितना लिया तुमने, अगर ये कोई तुमसे पूछेगा भाई साहब, तो तुम क्या बोलोगे? 5 केजी शुगर है मेरे पास। कोई बोलेगा शुगर का डायरेक्शन बता दो, शुगर किस डायरेक्शन में रखा है। अरे भाई शुगर क्या किस डायरेक्शन में रखा है, शुगर 5 केजी ही होता है ना। कभी ये बोलना सुने हो क्या कि कोई बोल रहा है कि 5 केजी शुगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अरे भाई शुगर मास होता है, 5 केजी का है। तो तुमने क्या बताया कि कितना है ये, तो कितना है ये मतलब क्या? तुमने मैग्नीट्यूड बताया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसके बारे में चर्चा अगर की जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। समझे? फॉर एग्जांपल मास तो मैंने बता ही दिया, स्पीड मैंने बता ही दिए, और डिस्टेंस। ठीक है ना। अभी अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस नहीं जानते हो तो अभी मत जानो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे चैप्टर कवर करते जाऊंगा वहां पे जो जो क्वांटिटी आएगी मैं बताते जाऊंगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो अभी एग्जांपल्स याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, बस नोट्स के तौर पे बस इतना लिख लेना और इतना समझ लेना कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक लेक्चर में समझा दूंगा कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है, बस कंडीशंस तुम याद रखना भाई। चलो अभी एक बहुत मस्त एग्जांपल है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे सर?
आपने तो अभी बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर होता है, नहीं, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। अगर किसी भी चीज को वेक्टर होना है तो सर ने बताया कि सर वो कितना है और कितने तेजी से चल रहा है वो बताना होगा। अंग्रेजी में बोले तो उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा, उसकी मैग्नीट्यूड बतानी होगी। साथ ही साथ आपको क्या बताना होगा, उसका डायरेक्शन बताना होगा। और तीसरा भी पॉइंट है, अगर किसी भी क्वांटिटी को जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उसको अगर वेक्टर होना है तो इट मस्ट फॉलो द रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सर ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? पेशेंस रखो, इसीलिए मैंने बोला था पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा लेक्चर हो जाने तो पहले सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, जैसे आप क्लास 10 तक स्कूल मैथमेटिक्स में पढ़ते थे बहुत ही बच्चे की तरह कि जो 2+3 होता है, दो नंबर को जब जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? 5 मिलता है। 2+3 5 होता है। वैसे वेक्टर को नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन को कैसे जोड़ दोगे, ईस्ट वेस्ट को कैसे जोड़ दोगे? तो उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो वेक्टर्स को जोड़ने का रूल होता है वो अगर कोई क्वांटिटी फॉलो कर रही है तब जाके वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को जिस तरीके से जोड़ा जाता है अगर उसको वो फॉलो ना करे तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाऊंगा या फिर थोड़ा सा अगर बेसिक नॉलेज आपको हो तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि मान लो I1 करंट है तुम्हारे पास एक वायर में, ठीक है ना? और I2 करंट है इस दूसरे वायर में, ठीक है ना? तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है। ये तो आप सिंपली बता दोगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मान लो तुम्हारा I1 करंट इस डायरेक्शन में है और I2 करंट इस डायरेक्शन में है, देखो डायरेक्शन में बोल रहा हूं कि देखो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तुम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो करंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसका तुम्हारा 2 एम्पियर करंट है, ये तुम्हारा 4 एम्पियर करंट है। 2 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट, ठीक है ना? तो कितना है करंट तुमने बता दिया, 2 एम्पियर 4 एम्पियर। तो तुमने मैग्नीट्यूड बता दिया, तुमने डायरेक्शन भी बता दिया, देखो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी नहीं। किस तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है उस रूल को इसको फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो नहीं करता है। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? टोटल करंट कितना होगा? 2 + 4 होगा, मतलब 6 एम्पियर होगा। मतलब आप जो स्कूल मैथमेटिक्स पढ़े थे उसी को ये फॉलो करता है, एडिशन ऑफ करेंट्स, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अभी मैं बाद में आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो आप ये देखोगे कि अगर दो वेक्टर्स होते हैं तो उन दोनों को ऐड करने के लिए इनके बीच में जो एंगल होता है, मान लो एंगल इनके बीच में थीटा है, वो डिपेंड करता है एडिशन किसके? एडिशन के, वेक्टर्स के एडिशन पे। मतलब क्या? सुनो, अगर दो वेक्टर्स को तुम ऐड करोगे ना, 2 + 3 5 नहीं लिख सकते हो आप। आपको डायरेक्शन ऐड करने के लिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है उसको भी देखना होगा। अभी बाद में बताऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो तो वहां पे आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आप देखोगे जब, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है ना वो कितना आता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो ये एंगल पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो इसके बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो इस एंगल, इस नेट करंट की वैल्यू बदल नहीं जाएगी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि बस 2 + 4 6 एम्पियर लिख दो, सिंपल मैथमेटिक्स। तो करंट का एडिशन सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करता है, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये कंडीशन तो फॉलो हुई नहीं थर्ड वाली, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यही इस पूरे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, आप रीड करके देख सकते हो।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन में होगा, फटाक से उसको टिक मार देना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है डायरेक्शन होने के बावजूद भी? बिकॉज इट डजंट फॉलो द रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आई बात समझ में? जैसे जैसे जहां जहां से जो क्वेश्चन भी बनता है ना, वो सारा बता दूंगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ऐसी फिजिक्स कभी पढ़े नहीं होगे। चलो अब 2 पॉइंट स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। स्केलर क्या था भाई? स्केलर हमारा एक भाई था, ठीक है ना, जिसके पास सिर्फ, या फिर जिसके बारे में अगर पूछा जाए तो उसके बारे में बस किसकी चर्चा की जाती थी? मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा की जाती थी। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं हो सकता और वो निगेटिव नहीं हो सकता। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे बाद में आप पढ़ोगे कि जो चार्ज होता है वो +2 कूलम्ब भी होता है, वो -4 कूलम्ब भी होता है। तो प्लस माइनस लगा दी तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया? नहीं। तो एक स्केलर क्वांटिटी प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। वेक्टर के लिए एक ही कंडीशन, 3 कंडीशन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बताओ उसके बारे में, डायरेक्शन बताओ, और डायरेक्शन अगर बता दे रहे हो तो उस वेक्टर्स को ऐड करने का जो रूल होना चाहिए वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में हैव डायरेक्शन। अभी अभी मैंने बताया कि जो करंट होता है, जो भाई साहब करंट होता है, वो करंट के पास डायरेक्शन तो होता है कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। तो एक स्केलर के पास डायरेक्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, प्रेशर का भी मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना। जो प्रेशर होता है ना, वो परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया होता है। इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। किसी भी एरिया पे जो प्रेशर लगता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो आप तो बोलोगे सर आपने डायरेक्शन बता दिया कि किसी भी एरिया पे परपेंडिकुलर लगता है प्रेशर, तो सर उसके पास तो डायरेक्शन भी है। और प्रेशर कितना लगता है सर? वो फोर्स बाय एरिया से तो हम निकाल ही लेंगे। तो सर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो सर वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर, इतने अच्छे से आपने बताया कि तीसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। कौन से वेक्टर के लॉ को? एडिशन ऑफ वेक्टर्स को वो फॉलो नहीं करता है। किस तरीके से वेक्टर्स जोड़े जाते हैं वो प्रेशर फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है उसका? किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर प्रेशर लगता है। वैसे ही सरफेस टेंशन होता है। सर इसको यहां भी एक्सप्लेन कर दो, जब सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा ना वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है और उसके बाद डायरेक्शन कैसे होता है। लेकिन तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कहां पढ़ाऊंगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट और सरफेस टेंशन तीनों के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, समझ गए? आज का लेक्चर पूरा बेसिक होगा, ये तो बस शुरुआत है भाई। अभी बड़े बड़े चैप्टर में धुआं उड़ा दूंगा, एकदम फिजिक्स की खूबसूरती दिखाऊंगा कि क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद पे भरोसा रखना। कोई बच्चा कमजोर नहीं है भाई। अगर निट 2021 में 20 नंबर भी लाए हो ना, तो भाई 20 से तुम 150 तक पहुंच सकते हो, 20 से 120 तक पहुंच सकते हो। अच्छी सोच रखो, मेहनत रखो, मेहनत रखो, फोड़ देंगे भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सर आपने इतनी बकवास तो कर ली, अब आओ सर मेन पॉइंट पे। अब बताओ सर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को हम लोग फुल फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। सर अभी तक आपने इतना चिल्ला चिल्ला के बताया और मैंने अपने टुकुर टुकुर करके मैंने अपनी प्यारी आंखों से देखा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है तुम्हारे पास जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, प्लस जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ को फॉलो करे, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, एंड मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना ही चाहिए। मतलब 3 कंडीशन हो गए भाई।
जो अभी मैंने बताया, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कोई चीज कितना है या फिर कितनी तेजी से चल रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरफ वो जा रहा है, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है उसको वो फॉलो करना चाहिए, तब जाके तुम्हारा वो वेक्टर कहलाएगा। सॉरी, कैसे पता चलेगा कि उसको वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं कि नहीं? 3 एग्जांपल बस पूछा जाता है भाई, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो प्रेशर होता है डायरेक्शन होता है उसके पास, करंट होता है उसके पास भी डायरेक्शन होता है, सरफेस टेंशन होता है उसके पास भी डायरेक्शन होता है, लेकिन वो तीनों वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो वेक्टर्स नहीं होते हैं। तो बस यही तीनों एग्जांपल पूछा ही जाता है, उसको ध्यान में रखें। चलो वेक्टर्स के एग्जांपल बता दो सर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, ये सारे आप पढ़ोगे। अभी समझ में नहीं आएगा कि वेलोसिटी क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वो चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। जब फोर्स पढ़ाऊंगा तो वहां भी समझाऊंगा आपको कि वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है या फिर वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अभी के लिए इतना समझो कि वेक्टर किसको बोलते हैं। वेक्टर हमारे ठोनू भाई हैं। जब ठोनू भाई के बारे में पूछा जाए और तुम मैग्नीट्यूड भी बताओ और उसके बारे में डायरेक्शन भी बताओ कि किस कितना है, कितने तेजी से जा रहा है और किस तरफ जा रहा है और क्या वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तब ये तीनों चीजें की बात की जाए और उसको वो फॉलो कर रहा होता है, तो हमारे ठोनू भाई को फिजिक्स वालों ने क्या बोल दिया? वेक्टर्स बोल दिया। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। बाप रे बाप सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, हमने ध्यान से सुना था सर कि मॉडुलस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी। बिल्कुल सही सुना था आपने, मॉडुलस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी, ठीक है ना? चलो क्या बोलते हैं? मॉडुलस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी। एक जो वेक्टर होता है सर, उसको फिजिक्स में कैसे डिनोट किया जाता है सर, आप मुझे बता दो। मान लो तुम्हारी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है, ये देखो किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, देखो ठीक है। तो मैं बोलूं कि अगर ये एरो एक वेक्टर है, ये दिखाने का तरीका है, सुनना, ये एरो एक वेक्टर है, तो वेक्टर बोल दिया सर आपने, मतलब डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर एक एरो का मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करें तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई चीज कितना है, तो एक एरो का क्या हो सकता है? लेंथ हो सकता है। तो मैं बोलता हूं कि ये जो लेंथ है ये कितना है? 2 मीटर। तो इस एरो का मैंने लेंथ बता दिया और ये एरो देखो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर, तो मैंने डायरेक्शन भी बता दी। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग फिजिक्स में कैसे दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। इट इज डिनोटेड बाय एन एरो, ठीक है। और अगर अल्फाबेट्स में लिखे तो कैसे दिखाएंगे? देखो मैं बोलता हूं इस एरो को मैं ए बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं? ये जो एरो है उसका नामकरण कर दिया ए। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं ए लिखूंगा, तो सिर्फ अगर मैं ए लिखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि इस एरो की लेंथ कितनी है। अगर इस एरो की लेंथ के साथ साथ सुनना, हमको डायरेक्शन भी बताना हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखकर, हम लोग प्यार मोहब्बत से एकदम यहां पे सिंपल एक एरो लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एरो लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मतलब ये कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो और बता सकते हो मैग्नीट्यूड के बारे में भी और डायरेक्शन के बारे में। मतलब कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे सर और उसके ऊपर में एगो एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यही तरीका है फिजिक्स में डिनोट करने का। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये जो एरो होता है उसका जो एंड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टेल। और ये देखो जो तुम्हारा घुमा फिरा के लाइन बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं हम लोग? एरो। इतनी चीजें आई समझ में? तो एक वेक्टर को डायग्राम से दिखाया जाए तो एक एरो से दिखाते हैं, और डायग्राम में अगर पूछा जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो आप बोलोगे कि इसका लेंथ जितना होगा एरो का, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो देखो ईस्ट डायरेक्शन में। जिस साइड एरो होगा उसी डायरेक्शन में वो वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। सर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे दिखाएंगे? सर बताया आपने, इतने अच्छे से बताया, हम तो सर टुकुर टुकुर देख रहे थे। कोई भी अल्फाबेट लिख दो उसके ऊपर एरो मार दो, एरो मार दिए सर तो समझ में आ गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, और एरो नहीं मारे, बस ए लिखे सर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हम लोग इसके बस लेंथ की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर, कोई वेक्टर है तुम्हारे पास, जैसे अगर कोई भी मान लो एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी के लिए बस जान लो डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताया जाता है और डायरेक्शन भी बताया जाता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं अल्फाबेट से डिनोट कर चाहता हूं वेक्टर फॉर्म में। तो सर आपने बताया किसी भी वेक्टर के क्वांटिटी को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है तो एक प्यारा सा एबीसीडी कुछ भी लिख दो और ऊपर एरो मार दो। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं ए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसका मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊं, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, किस डायरेक्शन में है, नहीं कितना है, तो सर आपने बताया हम लोग सिंपली ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिंपली ए लिख देंगे, या फिर ये जो ए वेक्टर है और दो लाइन खींच देंगे। देखो, तो अगर किसी भी वेक्टर के बारे में जानना हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानना हो, तो हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में जानने के लिए जो मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं सिंपली ए से डिनोट करते हैं, या फिर ये जो ए वेक्टर होता है लिखते हैं ए वेक्टर, देखो ये एरो है और दो लाइन खींच देते हैं, और यही सिंपली ए लिखने को और ए वेक्टर और दो लाइन खींचने को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आई बात है समझ में बच्चों? क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आगे आपको सिखाऊंगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, एकदम मस्त समझेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझेंगे, एकदम बकायदे से और डिटेल में समझेंगे, कुछ भी टफ नहीं लगना चाहिए। चलो अब देखते हैं जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर, जीरो वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? नल वेक्टर। तो कभी भी नल वेक्टर बोल जाए तो समझ जाना क्या वो जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर जीरो लिखा और उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये तो बिल्कुल सही है लिखना। कहने का मतलब क्या कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मतलब वो चीज कितनी है वो निकालूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड तुम्हारा जीरो है। और मैं बोलूंगा डायरेक्शन, तो भाई जीरो का कहां डायरेक्शन बताओगे भाई? जैसे एग्जांपल प्यार से समझो कि मैं तुमसे बोला कि तुमने कितना चला, तो तुम बोलोगे 0 किलोमीटर। मान लो तुमने 0 किलोमीटर चला, तो वो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड तुमने बताया कितना चला। मैं बोला कि तुमने किस डायरेक्शन में चला था, तो तुम बोलोगे 0 किलोमीटर ईस्ट, 0 किलोमीटर वेस्ट, 0 किलोमीटर साउथ, 0 किलोमीटर नॉर्थ। तो भाई क्या मतलब होता है? क्योंकि तुमने तो चला ही नहीं, वो तो क्वांटिटी ही जीरो है। तो आप डायरेक्शन साथ में कुछ भी लगा दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब तो एक ही हुआ ना भाई। अरे भाई अगर तुम ये बोलते कि 2 मीटर तुमने ईस्ट में चला और 2 मीटर तुमने वेस्ट में चला, तो दोनों चीजें अलग होती कि ईस्ट तुमने ये चला, तुमने वेस्ट तुमने ये चला, साउथ तुमने 2 मीटर ये चला। अब तुमने 0 किलोमीटर चला ही, तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोल लो, मतलब वो तो सेम बनेगा ना। आया दिमाग में समझ में? इसलिए बोल दिया गया कि जीरो भी भाई एक वेक्टर है। क्यों हम जीरो की बेइज्जती करें? जीरो इतना अच्छा नंबर है, तो जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 0 किलोमीटर के साथ कुछ भी बोल दो कि आप 0 किलोमीटर ईस्ट गए, 0 किलोमीटर वेस्ट गए। आई बात समझ में? इसलिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी एक वेक्टर है जिसके पास कोई भी डायरेक्शन होता है। आई बात समझ में? इट हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? जीरो। कितना चला? 0 किलोमीटर चला। कौन सा डायरेक्शन है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन नहीं। बस इतना ही समझना है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर के बारे में। चलो अब देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? हालांकि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन इन अ प्लेन में, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है। आप जिस जगह पर खड़े हो, ठीक है ना, उसको किसी पॉइंट के रेफरेंस में बताना पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझना मेरी बात को, समझना। जैसे मान लो मैं एक्स एक्सिस लेता हूं
और मैं वाई एक्सिस लेता हूं और ये है तुम्हारा ऑरिजिन। मान लो तुम यहां पे खड़े थे और तुम चलते 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 यहां पर आ गए, तो तुम पहले यहां पे थे, तो अगर इस पॉइंट को मैं रिफरेंस मान लूं, मतलब तुम्हारा जो मूवमेंट है वो मैं इसके रेस्पेक्ट में मेजर करूंगा, नापूंगा, तो इसके रिलेटिव में अगर मैं मेजर करता हूं कि तुमने कितना मूव किया, तो तुमने कोई डिस्टेंस मूव किया, देखो ये तुमने मूव किया। तो अगर ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो तुम 10 तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगे कि भाई ये कोई पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट मान लो 2,3 है। 2,3 का मतलब क्या होता है कि अगर तुम इसको यहां पे ड्रॉ करो, ये होती है 2, और अगर तुम इसको यहां पे ड्रॉ करो तो ये होता है 3। ये भाई 10 तक की मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक्स, कोई बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स तो साथ साथ पढ़ाऊंगा ही मैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप यहां से यहां तक आए तो आप किसी 2,3 पॉइंट पे मान लो पहुंच गए, मतलब आप कुछ मूव किए इसके रेस्पेक्ट में। तो आप अगर यहां पर हो तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपकी कोई पोजीशन है इस पूरे स्पेस में, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को इससे तुम देखोगे तो तुम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस वाले डायरेक्शन में मूव किए हो, तो इसको भी हम लोग एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब ये कैसे निकाला जाता है ये तो पार्ट है मोशन इन प्लेन का, तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा। अभी समझना था कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। नहीं समझ में आया? रिवाइंड करके देखो, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो तुम ऑरिजिन पे खड़े थे, देखो ये ऑरिजिन है तुम्हारा, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस। एक बार तुम क्या किए, मान लो एक बार तुम क्या किए, तुम इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में तुम अपना पोजीशन बताना चाहते हो। सर ने बताया पोजीशन का मतलब क्या, एक्स और वाई एक्सिस है और तुमने कहां पहले खड़े हो, ऑरिजिन पे खड़े हो। तो जहां से तुम मूव करना स्टार्ट किए उसको मैंने क्या मान लिया, रिफरेंस मान लिया। मान लो ये तुम्हारा क्या है, रिफरेंस। और पहले तुम क्या किए कि यहां से चलते 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 यहां पर आ गए, यहां आ गए, यहां पर आ गए, ठीक है ना। और एक दूसरी बार में तुमने क्या किया, पहली बार में तो तुमने ये किया, दूसरी बार में क्या किया, तुम दोबारा से यहां पे स्टार्ट किए और चलते चलते अब इस रास्ते से आए, देखो चलते चलते इस रास्ते और यहां पर आ गए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब तुम पहली बार चले थे तो देखो आप इस डायरेक्शन में मूव किए थे, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेफरेंस में, ठीक है। और जब तुम दूसरी बार चले तो देखो यहां पर ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हुआ इस पॉइंट के रेफरेंस में, जो कि अभी ने समझाया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तुम सेम आदमी हो, दो अलग अलग डायरेक्शन में दो अलग अलग बार मूव किए। तो पहले तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या था, ये था, देखो ये एरो से डिनोट किया हुआ है, वेक्टर है तो एरो से डिनोट करेंगे ही, मैंने अभी बताया था कि वेक्टर्स को एरो से डिनोट करते हैं। और ये तुमने दूसरी बार में ये मूव किया तो ये तुम्हारा है डायरेक्शन, ठीक है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अच्छा, तो अगर एक ऐसा वेक्टर है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है तुम्हारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना सीखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है वो मैंने सिखाया तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, तुमको दो पोजीशन वेक्टर्स पता होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। फाइनल पोजीशन वेक्टर, तुम जब दूसरी बार मूव किए तो तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है, उसको वेक्टर में कैसे दिखाते हैं वो बाद में सिखाऊंगा, अभी सीखना जरूरी नहीं है, वो बाद में सिखाऊंगा, वो बाद में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी सीखो कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो ये दूसरी बार में तुमने मूव किया था तो ये पोजीशन था तुम्हारा, पहली बार में ये पोजीशन था तुम्हारा। अगर इन दोनों वेक्टर का, देखो R2 वेक्टर से इसको डिनोट कर रहे हैं और इसको R1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, दोनों का तुम डिफरेंस निकाल दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन बताइए। मोशन इन प्लेन में दोबारा पढ़ाऊंगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखकर। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हो, अभी तो भाई चीनी खा रहे हो, अभी पूरा खीर खिलाऊंगा, एकदम मस्त खिलाऊंगा।
चीनी जितनी मीठी होगी खीर उतना अच्छा भी होगा, उतना मीठा भी होगा। बस मेहनत करना है, खुद पर विश्वास करना है। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, बस रेगुलर रहना भाई। ठीक है, चलो ये था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कुछ और वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर्स के बारे में। सर ये इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल एज द नेम सिग्निफाइज, जैसे कि नाम तुम्हें बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं बोलता था कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास ए कोई नंबर है मान लो, और बी कोई नंबर है, मान लो ए अगर 2 है, तो तुमको बी की वैल्यू बतानी है। अगर तुमको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी है, तो ए बी क्या है, तुम्हारे पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर को इक्वल करना होगा। तो a इज इक्वल टू बी है, तो जाहिर सी बात है b भी 2 होना चाहिए। वैसे ही दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर? आपने बताया था अंग्रेजी में तो उसको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वो कितना है या फिर कितनी तेजी से चल रहा है। ठीक है ना? अच्छा, मतलब उसकी वैल्यू, समझे? उसकी क्या वैल्यू। चलो दूसरा, उसके पास सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब जाके दो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इक्वल कहलाते हैं। वही हमारी लाइन में लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। थोड़ा सा प्रयास करते हैं डायग्राम से समझने की। देखो सर, आपने बताया कि अगर डायग्राम से दिखाना हो तो दो वेक्टर्स को हम लोग क्या दिखाते हैं? प्यार से एरो बना के दिखाते हैं। देखो ये एरो और ये एरो। दो वेक्टर्स अगर ये इक्वल हैं, देखो लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। सर ने क्या बताया था कि वेक्टर को दिखाना है तो पहले अल्फाबेट लिख लो, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और ऊपर क्या मार दो? एरो मार दो। देखो यहाँ पे एरो मारा हुआ है। एरो मतलब क्या? ये ए वेक्टर है। क्या पढ़ते हैं इसको? ए, और फिर ऊपर जो एरो लिखा था ए एरो नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? ए, और एरो का मतलब क्या होता है? वेक्टर। मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो। सर ने बताया कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ? कि दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। देखो दोनों सेम लेंथ की तुमको दिख रहा है, क्योंकि डायग्राम से एक एरो का जो लेंथ होता है वही बताता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है ना? अच्छा, और दोनों का क्या होना चाहिए? दोनों के डायरेक्शंस भी सेम होने चाहिए। देखो सर ने बताया था कि जिस डायरेक्शन में एरो होगा, देखो तीर है भाई, जिस डायरेक्शन में दोनों का तीर होगा, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे और वो दोनों इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, एरो सेम डायरेक्शन में है, और दोनों की लेंथ भी सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का अगर डायरेक्शन सेम हो, तभी दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं। दो नंबर कब इक्वल होते थे? जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। 2 इज इक्वल टू 2। दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? उनका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो बोल दूं कि अगर ए वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स, और उसका डायरेक्शन है ईस्ट, और ये ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर ने बताया था प्यार मोहब्बत और प्रेम से कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन बी वेक्टर का भी होगा, मतलब कि इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये तुम देख सकते हो कि दोनों जो तुम्हारे पास एरो बने हुए हैं दोनों सेम डायरेक्शन में। ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स पैरेलल कब कहलाते हैं? जब दोनों का डायरेक्शन सेम। क्या सेम हो? डायरेक्शन। अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना? चलो, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा, इसलिए अच्छे से समझना निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या कहलाता है। द निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास ये कोई एरो है, ठीक है, तुम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिनोट करना चाहते हो तो ए अल्फाबेट लिखे, ऊपर में एरो मार दिए, तो ये इसका नामकरण हो गया, क्या बोल दिया इसको? ए वेक्टर हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि इस वेक्टर को तुमको निगेटिव निकालना है
इस वेक्टर का तुमको निगेटिव निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इसके मैग्नीट्यूड को हमको सेम रखना होगा, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे सेम रखते हैं, एरो में, एरो मैग्नीट्यूड लेंथ अगर इक्वल रखोगे तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखो इसका भी लेंथ सेम है और इसका भी लेंथ सेम है, बट एन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होने चाहिए। तो देखो इसका डायरेक्शन एरो की तरफ इस डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। देखो एरो इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन दोनों क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है। तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, वो जस्ट उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। तो कभी भी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालना हो तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये ए वेक्टर था, तो अगर तुमने डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया, देखो ये इस डायरेक्शन में था, इस वाले डायरेक्शन में था, अब तुमने इसके एरो को जस्ट पलट दिया, देखो इस तरफ पलट दिया तुमने, डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ए वेक्टर के साथ में माइनस साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये क्या लाता है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। माइनस मतलब क्या, निगेटिव, और जो वेक्टर था वो वेक्टर था ही। तो कभी भी अगर वेक्टर का निगेटिव निकालना तो आपको क्या करना है, बस एरो को डायरेक्शन पलट देना है, बस यही है सब निगेटिव ऑफ वेक्टर, बिल्कुल यही है बस निगेटिव ऑफ वेक्टर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। और ये स्केलर तो आपने बता दिया सर, ये हमारे ठोनू मोनू सोनू भाई हैं, फिजिक्स वालों ने बस इसको क्या नाम रख दिया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में किसकी बात होती है, बस मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या भाई, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, नंबर, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो अगर एक वेक्टर का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्केलर से तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो मान लो तुम्हारे पास अगर कोई ए वेक्टर है और उसमें तुम अगर 3 से मान लो मल्टीप्लाई कर, क्या कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस अगर तुम ए वेक्टर को डिनोट कर रहे थे मान लो एक एरो से, ठीक है ना, मान लो ये इस डायरेक्शन में है और इसका मान लो एरो का जो लेंथ था, एरो का लेंथ मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, मान लो 5 यूनिट था। क्या था, 5 यूनिट था, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 3 से, 3 ए वेक्टर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, नंबर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो अगर तुम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे तो इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन इसका यही रहेगा। लेकिन ये जो तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसके आपको लेंथ में मल्टीप्लाई करना होगा। लेंथ मतलब क्या, 3 × 5 15 यूनिट्स, 3 × 5 15 यूनिट्स। तो अब इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 15 यूनिट्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी वेक्टर में तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डायरेक्शन होता है दैट रिमेन्स सेम, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो बस क्या हो जाती है, उतने टाइम्स हो जाती है। मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाती है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया, ठीक है। चलो, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ वेक्टर। चलो अब देखते हैं कोलिनियर है फिर पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आप जाओगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्ट लिखा रहेगा दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इक्वल वेक्टर्स पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एरो का लेंथ, डायरेक्शन मतलब क्या, जो डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो भी है वो सेम होना चाहिए दो वेक्टर्स। लेकिन अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स को ही क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। देखो समझा रहा हूं, सुनना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स दोनों अलग अलग होते हैं बेसिकली, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। सुनना, अगर मान लो दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर मान लो दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होनी चाहिए। लिखना है बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड से आपका मतलब नहीं है। जैसे जैसे मान लो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, आप दोनों वेक्टर को देखो,
इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ क्या बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, लेकिन आप देख सकते हो कि एरो जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम हो गया भाई तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब समझ जाना कि वो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। और अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही यूज होगा आगे जाकर, लिख लेना। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि बताओ इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री। अब समझते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है इन द सेम लाइन। आप देख सकते हो कि ये तुम्हारे पास एक वेक्टर है और ये भी तुम्हारे पास एक वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो एरो इस डायरेक्शन में है, इसका भी एरो इस डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम हुआ तो वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स तो हुए ही, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो गया तो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे सर। हमने तो बताया अभी, ठीक है। हम लोग सर टुकुर टुकुर आंखों से देख रहे हैं तो हमको सर ये भी समझ में आ रहा है कि ये सेम लाइन में है भाई। देखो सेम लाइन में है, एक लाइन खींचोगे तो दोनों वेक्टर्स कवर हो जाएंगे। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल भी हों और सेम लाइन में भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में भी जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स बोल दे तो समझ जाना कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ये पॉइंट यूज होगा आगे जाके, ठीक है। चलो अब समझते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में एंटी पैरेलल वर्ड का यूज कर दे तो उसका मतलब क्या होगा सर, जरा प्यार से समझाओ। सर आप ये बोलना चाहोगे कि क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं? बिल्कुल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, सुनना, बहुत प्यार से समझाता हूं। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। एंटी मतलब क्या हुआ, जस्ट ऑपोजिट हो डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर तुम इस तरीके से लो ताकि इसका डायरेक्शन जस्ट पलट दो, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे कर दो, जस्ट पलट दो, रिवर्स कर दो, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये एरो इस डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो देखो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। और दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों के बीच में कितना होगा एंगल, 180 डिग्री होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके कॉन्सेप्ट में यूज होगा, आपके क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो इक्वल वेक्टर्स की तरह दिख रहा है। अरे भाई इक्वल वेक्टर तो है ही, ये देखो दोनों का इक्वल लेंथ है, पर इक्वल वेक्टर्स नहीं है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इक्वल वेक्टर्स कहां से होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आप अगर यहां पे देखना पैरेलल वेक्टर्स में देखना, अगर मैं ऐसे बोल दूं, देखो दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो इन लोग पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाएंगे, और मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो गया तो इक्वल वेक्टर्स भी कहलाएंगे। यहां पर देखो एक का डायरेक्शन क्या था, एरो इस डायरेक्शन में है तो ये है डायरेक्शन, यहां पे एरो इस डायरेक्शन में है तो ये है डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर दो वेक्टर्स हो और दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो तो दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, बोलोगे सर टुकुर टुकुर आंखों से हमने देख लिया एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ रहा है सर, आगे बढ़ो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वेक्टर्स, कोप्लानर एंड कनकरेंट वेक्टर्स। तो इतने सारे आपने वेक्टर्स बता दिए, ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं भाई, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इतने सारे वेक्टर्स याद कैसे होंगे, अरे भाई एक बार रिवीजन कर लेना तुरंत याद, पेशेंस रखो, इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, पेशेंस रखो, ठीक है। कोप्लानर एंड कनकरेंट वेक्टर्स, सर ये कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं और कनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, सर नाम तो सुना सुना लग रहा है सर, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि कनकरेंट का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो, मतलब मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है, एरो से दिखाते हैं वेक्टर को डायग्राम में, इस डायरेक्शन में, अभी सेम पॉइंट से दूसरा है वेक्टर, ये दूसरा है ये वेक्टर, ये
ये तीनों वेक्टर्स हैं, तीनों को एरो से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है तीनों की। कैसे पता चला? क्योंकि सर ने बताया था कि एक अगर एरो हो तो वो वेक्टर को डिनोट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेड और इसको हम लोग बोलते हैं टेल। जो टेल होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का, और जो हेड होता है वो एंड पॉइंट होता है। तो तीनों का देखो, जो टेल है यहाँ पे मिल रहा है, तीनों का जो पूछ है यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर पूछ एक ही जगह से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों कनकरेंट वेक्टर्स हुए। इतना तो समझ में आता है सर। आप मुझे ये बताओ को प्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं? को प्लानर मतलब आप जानते हो भाई, जो सेम प्लेन में हो, जो सेम प्लेन में हो, ठीक है। मतलब देखो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं आपको स्क्रीन पे सेम प्लेन में ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, को प्लेनर वेक्टर्स हुए। अब मान लो एक वेक्टर ऐसे होता, एक वेक्टर ऐसे होता, मतलब ये एक एरो इस डायरेक्शन में होता, एक एरो इस डायरेक्शन में होता, एक एरो इस डायरेक्शन में होता, एक इस डायरेक्शन में होता, एक इस डायरेक्शन में होता। तो देखो सब अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो अगर अलग अलग प्लेन में वेक्टर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। और अगर सेम प्लेन में होते हैं तो मतलब क्या हुआ, कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? इतना समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। अब देखते हैं भाई कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। और अब यहां से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा नीट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट यूनिट वेक्टर को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे जाके हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, चलो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो 1 यूनिट हो, मतलब कि क्या हो, सिंपली 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर मैग्नीट्यूड कैसे वेक्टर का निकालते हैं, ये तो अभी तक आपने बताया ही नहीं। अब बताऊंगा, सुनो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए एक वेक्टर का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई। और ये देखो आपने टोपी जैसा कुछ पहनाया हुआ है, तो तुमने जब टोपी पहना दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो एक्स डायरेक्शन में अगर तुम मूव कर रहे हो, ये बताने के लिए एक वेक्टर का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं आई कैप। सुनना, मतलब अगर एक आदमी एक्स डायरेक्शन के में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, वो आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन को बताने के लिए। या फिर आप ये बोल लो कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर आप ये बोल लो कि आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। वैसे ही अगर ये आदमी वाई डायरेक्शन में जाना चाहता है तो आप बोलोगे वाई डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर एक वेक्टर जिसका स्पेशल नाम दिया गया यूनिट वेक्टर, बताया कि वाई डायरेक्शन की तरफ एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं जे। और ये देखो टोपी पहना दिया जे कैप से, किस लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। वैसे जेड एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, के कैप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, के कैप यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सिंपली बोल लो कि मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं, या फिर आप ये बोलो वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं, या फिर जेड डायरेक्शन में जा रहा हूं, या फिर आप उसके जगह पे ये बोल सकते हो कि मैं आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं जे कैप के डायरेक्शन में जा रहा हूं, और मैं के कैप के डायरेक्शन में जा रहा हूं। मतलब बोलने का बस लैंग्वेज बदल दिया गया भाई, चीजें सभी सेम हैं। मतलब आप बोलोगे किसी को कि मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, या फिर आप ये बोलो कि मैं आई कैप के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, दोनों का मतलब सेम है। मतलब सर ये हमारे सोनू मोनू ठोनू ही है जिसका नाम फिजिक्स वालों ने बदल दिया। बिल्कुल हाँ, ये हमारे सोनू मोनू ठोनू ही है, नाम बस बदल दिया गया है भाई, ठीक है। तो आई कैप मतलब क्या हुआ, तुम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो। जे कैप मतलब क्या हुआ, तुम वाई डायरेक्शन में जा रहे हो। के कैप मतलब क्या हुआ, तुम जेड डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये तीनों जो वेक्टर्स हैं, ये तीनों का एक और नामकरण कर दिया गया। बोलोगे सर इतना नामकरण, हाँ भाई इतना ही नामकरण। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर कैसे होगा सर, आपने तो अभी बताया था कि वेक्टर को डिनोट किया जाता ऐसे। बिल्कुल सही बताया था मैंने, ऐसे ही डिनोट करते हैं। लेकिन एक स्पेशल टाइप का वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग टोपी का यूज करते हैं। इसको कैप पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, कैप पढ़ा जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप। और हमने बताया कि इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 यूनिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 यूनिट आना चाहिए। तो इतना ध्यान रखना, कभी भी बोल दिया कि ई वेक्टर वाला जो है ना, उस क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो तुरंत समझ जाना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने बताया आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है, या फिर सिंपली वेक्टर बोलो, वो एक्स डायरेक्शन में होता है।
जे कैप मैंने बताया वाई डायरेक्शन में होता है, के कैप बताया मैंने जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा सर ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर सिंपली वैल्यू। देखो मान लो अगर कोई ए वेक्टर है और अगर वो आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वेक्टर है, ए लिखे और ऊपर एरो बना दिया, मतलब कि वेक्टर है। सर आपने बताया, मान लो तुमने बना दिया, क्या बना दिया तुमने आई कैप और जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिख दिया। किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप मैंने लिख दिया। अभी मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, जब मैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी बस समझो कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू। तीनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता चुका हूं। तो इसका अगर तुमको मॉडुलस निकालना हो या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको याद आ रहा होगा, अगर अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देखा होगा तुमने, तो मॉडुलस ऐसे लगाते हैं या फिर इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये होता है तुम्हारा, सबसे पहले बड़ा सा अंडर रूट लिख लो और ये 2 का स्क्वायर जो आई कैप के साथ है प्लस ये जो जे कैप के साथ है 3 का स्क्वायर प्लस जो के कैप के साथ है 4 स्क्वायर। ये होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, वो होता है मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? जैसे इन जनरल केस की बात करूं, अगर मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर मैं बोल दूं सिंपल लैंग्वेज में कि इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर इतना प्यार मोहब्बत से आपने बताया कि एक बड़ा सा अंडर रूट लगाए। फिर क्या लिखेंगे? आई कैप के साथ क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे, सर आपने अभी यहाँ पे किया था। फिर प्लस लगा देंगे। फिर जे कैप के साथ क्या है? बी, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर करेंगे। प्लस फिर के कैप के साथ क्या है? सी, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ये होता है मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड बोल लो, मॉडुलस बोल लो, या फिर आप क्या बोल लो? मैग्नीट्यूड, मॉडुलस और वैल्यू बोल लो। समझ में आए? अभी इतना निकालना सीखो। तो मैंने क्या बोला कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं? तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर है अगर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट होगा। मतलब कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैप, अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, कैसे डिनोट करते हैं उसको? ऐसे डिनोट करते हैं। इसका कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जे कैप वैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना इस चीज को। तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और तीनों अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला नहीं जाता। हमको पता होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो समझ जाना कि वो एक यूनिट वेक्टर है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला और है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। वो फॉर्मूला है तुम्हारे पास ये। यूनिट वेक्टर का एक बहुत बेहतरीन काम होता है, यूनिट वेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन काम होता है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? सिंपली अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है, नंबर की बात हो रही है, जैसे मास है मान लो, मास है 2 kg, स्पीड है मान लो, स्पीड है मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी भी नंबर को, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को तुमको वेक्टर बनाना है भाई, तो तुम यूनिट वेक्टर के हेल्प से बना सकते हो। मतलब यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन टू अ स्केलर। सर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। बिल्कुल समझाओ। मान लो मैंने तुमसे बोला कि तुम एक्स एक्सिस पे खड़े हो और 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हो, तो अगर मुझे ये बताना हो, अगर मुझे ये बताना हो कि तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो तुम क्या करो कि इसके साथ एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब सर हम कैसे, हमको पता चलेगा कि किस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है? अरे भाई आई कैप, जे कैप और के कैप जो है मैंने बताया वो डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या होता है? आई कैप यूनिट वेक्टर होता है।
तो अगर तुम इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो आई कैप से, मतलब लिख दो तुम 2 आई कैप, तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि ये 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो दौड़ ही रहा है और साथ ही साथ आई कैप के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई कैप का डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन की ओर वो मूव कर रहा है। तो देखो तुमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एक स्केलर क्वांटिटी थी जो ये बता रही थी कि तुम कितने तेजी से दौड़ रहे हो, अब वो डायरेक्शन भी बता रहा है, क्योंकि अब आई कैप आ गया। और आई कैप का मतलब क्या होता है कि तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आई कैप मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन, तो आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो कोई भी यूनिट वेक्टर जो है आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डायरेक्शन बताता है, उस स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है। मैंने बोला था, देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए अगर सिंपली लिखो तो वो क्या बताता है, लेंथ बताता है। लेंथ मतलब क्या होता है भाई, सिंपली वैल्यू होती है। तो अगर किसी कोई भी स्केलर क्वांटिटी, वैल्यू मतलब क्या, सिंपली स्केलर को तुम क्या कर दो, एक यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दो। देखो यूनिट वेक्टर से डिनोट करने का क्या कंडीशन होता है कि ऊपर एक टोपी लगा दो। देखो यहाँ पे टोपी लगाया, ठीक है, तो ये क्या बोलोगे, उसको एक कैप बोलोगे। एक कैप मतलब तुम्हारा क्या हुआ, ये यूनिट वेक्टर है तुम्हारा। किसी भी यूनिट वेक्टर से तुम क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या दे देता है, एक वेक्टर दे देता है। और उस वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर को हम लोग एरो मार के डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब एक स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन उड़ाओ एकदम धुएं की तरह। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, ये द एक्सप्रेशन 1/√2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप इज ऑफ। देखो क्वेश्चन का अप्रोच, पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना, फिर देखना आके आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। सर आई कैप लग गया यहां पर और जे कैप लग गया यहां पे, तो सर आप तो बताए थे कि आई कैप और जे कैप कहीं भी लग गया तो वहां यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो गया, तो सर वो तो वेक्टर हो गया। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ये स्केलर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। सर आपने बताया था कि नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो, तो ये तुमको जीरो दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये नल वेक्टर भी नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये है क्या, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, पहले चेक करना है कि ये वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, आई कैप और जे कैप इन्वॉल्व है। सर आपने बताया कि ये वेक्टर तो होगा ही। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सर आपने बताया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले को बड़ा सा अंडर रूट लगा देते हैं। फिर आई कैप के साथ जो है, आई कैप के साथ क्या है, 1/√2 लिख दिए। फिर क्या करते हैं सर, उसका स्क्वायर, फिर लगा देते हैं प्लस। फिर देखते हैं जे कैप के साथ क्या है 1/√2, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, स्क्वायर, फिर लिख देते हैं प्लस। फिर के कैप के साथ अगर कुछ होता है तो यहाँ तो के कैप है, ये नहीं है, तो यहाँ जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 इंटू के कैप भी तो लिख सकते हो। 0 इंटू के कैप कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हुआ, अंडर रूट 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। तो ये कितना आ गया भाई, 1 आ गया। कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अभी तो सॉल्व कर सकते हो ना भाई, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 होता है। तो ये एक ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। तो उसको क्या बोलेंगे सर, अभी तो आपने बताया, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इट इज अ यूनिट वेक्टर। ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया ना। क्वेश्चन का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। सबसे पहले एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना आना चाहिए तुमको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करने से ही बन जाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये इफ a is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap is multiplied by a number 5 then the vector along y direction। तो देखो सबसे पहले तो तुमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो मैंने बताया था किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर से तो वो पूरे वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो तुम्हारे पास ये यहाँ पे ए वेक्टर होना चाहिए, दिया हुआ है तुम्हारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप।
आपको सबसे पहले इसे मल्टीप्लाइड बाई नंबर 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों सेक्शन में क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो इधर मल्टीप्लाई की तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या होगा, ये आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये तुम्हारा कितना आता है, ये आता है तुम्हारा 5 2 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप प्लस 5 4 20 के कैप, ये आता है तुम्हारा। ठीक है, पूछा क्या तुमसे, मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। सर अभी आपने बताया था कि वाई डायरेक्शन की ओर कौन सा वेक्टर होता है, जे कैप वाला। क्या होता है, जे कैप वाला। यहाँ पे जे कैप वाला कौन सा पार्ट है, देखो जे कैप वाला पार्ट इतना है, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 आई कैप प्लस माइनस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप। तो तुम्हारा माइनस 15 जे कैप विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बहुत बेहतरीन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, इसका मतलब क्या बताना है आपको, मॉडुलस क्या मैग्नीट्यूड बताना है। तो बोलोगे सर अभी गर्दा उड़ा देता, मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मतलब क्या है, एक बड़ा सा अंडर रूट लगा, बड़ा सा अंडर रूट लगा दिए। आई कैप के साथ क्या है, 3 है तो 3 स्क्वायर कर दिए, अभी अभी मैंने सीखा है। जे कैप के साथ क्या है, 4 है तो 4 स्क्वायर कर दिए, प्लस के कैप के साथ क्या है, 5 है तो 5 स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो ये तुम्हारा कितना हुआ भाई, 16 9 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50 हो गया। अंडर रूट 50 को तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 25 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 5 रूट 2 आ गया। तो ये आ गया इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, और सुंदर सा क्वेश्चन, चलो बनाओ भाई, तुरंत गर्दा उड़ा देना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन अप्रोच करना है। If 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap is a unit vector, then the value of C is। सर हमने अपने टुकुर टुकुर आंखों से देखा था कि अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो होनी चाहिए 1। अब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सर आपने बताया था इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम लोग एक बड़ा सा क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई कैप के साथ क्या है 0.5, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। जे कैप के साथ क्या है 0.8, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस के कैप के साथ क्या है सी है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हुआ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। आपसे पूछा क्या है कि वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, बस यहां से सॉल्व कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स। ये तुम्हारा कितना आएगा, अंडर रूट 0.5 स्क्वायर मतलब 0.25 प्लस 0.8 स्क्वायर मतलब 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 0.25। तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा, 0.25 प्लस 0.64, देखो 5 4 9 8, ये आ गया 0.89। तो सी स्क्वायर प्लस 0.89 इज इक्वल टू 1। यहां से कितना आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89 मतलब 0. कितना आ गया, 11 आ गया। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 0.11 का अंडर रूट, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन था ये भाई। तो आज जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो छोटा सा क्लिक था वेक्टर्स का, वो मैंने आपको दे दिया। होप कि आपने कॉन्सेप्ट बहुत एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन का अप्रोच भी सीखा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और मजा आया होगा। मिलते हैं अलग लेक्चर में, मतलब दूसरे लेक्चर में।